विद्या। हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या होता है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हम आगे के जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर हैं हमें नहीं समझ आएगा जब तक हम ये चैप्टर को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हमारा बॉडी नहीं बन सकता। ये हमारे जो यहाँ खड़े हैं वो, अगर ये चीज़ नहीं होता, ये फंडामेंटल जो हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में, अगर वो नहीं रहता तो हम सर्वाइव नहीं करते। तो ये है क्या? वैसे तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो आज हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो ये जो सेल्स होता है ये होता क्या है, अगर हम एक एग्जांपल लेके समझे इसको, तो जैसे आप जहाँ पे ये वीडियोस देख रहे होंगे जिस रूम में बैठ के, वो रूम बना किसका होगा? तो आप बोलोगी मैम कि जो हमारा रूम बना है वो छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ है। तो ओके, ये जो छोटे छोटे ईंट है वो हमारा एक वॉल बनाता है, राइट? और ये ऐसे ही 4 वॉल्स मिलके हमारा एक रूम बनाता है, और ये रूम्स 2 4 5 रूम मिलके एक हमारा पूरा घर बना रहा है। तो उसी के जैसा जो ईंट है, ईंट के बिना कोई घर नहीं बन सकता, वैसे ही ये सेल्स के बिना हमारा बॉडी नहीं बन सकता। तो हमारी सबसे छोटी जो चीज़ रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी को बनाने के लिए, वो क्या है? सेल्स होता है। तो आज हम उसके ही बारे में पढ़ेंगे, सेल्स होता क्या है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो हमारे सबसे छोटी चीज़ रिक्वायर्ड होते हैं हमारे लाइफ के लिए, वो क्या है? सेल्स होते हैं। सो जैसे हम बोले कि जैसे हमने बोला था कि ये जो ईंट होते हैं उससे वॉल्स बनते हैं, वैसे 4 वॉल्स मिलके एक रूम बनाता है, बहुत सारे रूम मिलके एक घर बनाता है। ऐसे हमारे एक सिंगल सेल जो बहुत सारा मल्टीप्लाई, मतलब बहुत सारे नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। और यही टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में जैसे हमने नाम सुना है, लीवर का नाम सुना है, किडनी का नाम सुना है, वो क्या हो गए हमारे ऑर्गन्स। और यही ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे क्या होते हैं? सिस्टम। ऐसे ही बहुत 3 4 5 जो भी हमारे सिस्टम है वो मिलके क्या बना रहे हैं? हमारा पूरा बॉडी बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एक बना रहे हैं। तो अब हम समझ आ गया कि हमारे ये छोटा सा सेल्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी को बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो छोटी चीज है, उसके बिना तो नहीं बन सकता। ठीक है, फिर आगे करते हैं। ओके, तो ठीक है, ये सेल्स तो हो गया, लेकिन सबसे पहले सोचा कौन था कि ये सेल्स आया कहाँ से है, कैसे आया है, इसकी जरूरत क्या है हमारे बॉडी में? इस सब सोचने के लिए हमें जो आए उनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। ये जो आप देख रहे हो, ये अंकल का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। इन्होंने 65 में सबसे पहले सेल्स को देखा था। इससे पहले किसी को पता नहीं था कि हमारी बॉडी बना किससे है। जब ये साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट हुक अंकल आए, उन्होंने एक सेल्स को देखा। और किसमें देखा था? वो थिन स्लाइड डिजाइन माइक्रोस्कोप, उनका खुद का डिजाइन माइक। उस टाइम ये भी सोच लो, उस टाइम कोई भी माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो इन्होंने फर्स्ट अपना प्रीमेटिव माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब अच्छे से प्रॉपर जो आपके माइक्रोस्कोप यूज होते हैं वो नहीं है, वो अपना ऐसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप बनाया। उन्होंने एक कॉर्क स्लाइस लिया पतला सा, जिस उसमें देखा उन्होंने हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उसको उन्होंने वो ऐसे स्मॉल कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? उस कंपार्टमेंट का उसका नाम रखा सेल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 65 में। और उन्होंने किसमें देखा था? तो उन्होंने एक कॉर्क स्लाइस लिया हनीकॉम्ब का, उसमें उन्होंने देखा ऐसे कंपार्टमेंट के जैसा उन्हें दिखाई दिया। उस कंपार्टमेंट का नाम उसने क्या रखा? सेल्स रखा। तो ये बेसिकली एक कॉर्क है, बाहर का कॉर्क लिए, वहां से स्लाइस लिए, उनका रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप में, जब उन्हें माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कुछ ऐसे कंपार्टमेंट के छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे दिखाई दिए। उस बॉक्सेस का नाम क्या रखा उन्होंने? सेल्स रखा। इसको और किसके जैसा ये दिखाई दे रहा है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसको इन्होंने नाम क्या रखा? सेल्स रखा। और ऐसे बेसिकली सिंगल सेल्स हमें अगर इंटरनली देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो कि एज यू कैन सी कितना ब्यूटीफुली ये सेल्स है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, ओके। जब रॉबर्ट हुक ने देखा, इसके बाद बहुत साइंटिस्टों ने इस पर इंटरेस्ट दिखाया, और उसके बाद नए उसका डिस्कवरी करते गए। तो पहली बार जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किए थे तो एडविन लीवेनहॉक। और हाँ, एक बात और, माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है। कोई एक मशीन है जो छोटी सी, जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, वो छोटी सी चीज को देखने के लिए एक मशीन होता है, जिसे हम हमारे आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, उस मशीन से हमें छोटी सी चीजें दिखाई देती है। जो सेल्स होता है बहुत छोटा होता है, हम अपनी ऐसे आंखों से उसको नहीं देख सकते, उसके लिए हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो सबसे पहले किसने किया था डिस्कवरी? एडविन लीवेनहॉक ने किया था। उन्होंने जब अपना माइक्रोस्कोप बनाया तो उन्होंने एक लिविंग सेल्स लिया पॉन्ड वाटर से, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, 6074 में। तो उन्होंने सेकेंड टाइम डिस्कवर किया। क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले
किसने डिस्कवर किया? तो हम बता देंगे रॉबर्ट हुक किया, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी घुमा के ये आता है कि लिविंग सेल्स सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? तो हमें किसका बताना है? एडी वॉन लीवेनहॉक ने किया। इसके बाद आते हैं स्लेडन है, इसके बाद इन्होंने क्या दिया? सेल थियरी दिया। सेल थियरी बेसिकली 3 सेल थियरी है, वो आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा सेल थियरी है। किसने दिया था? स्लेडन, इसके वॉन ने दिया था। इसके बाद आया रडॉल्फ विट्काउ, उन्होंने सेल थियरी को एक्सपेंड किया। उन्होंने बताया कि जो ये एक सेल से कैसे बहुत सारे कैसे बन रहे हैं सेल्स, तो उन्होंने बताया जो भी एक सेल होते हैं वो पुराने सेल से ही बने होते हैं। तो वो किसने बताया था? रडॉल्फ विट्काउ। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया, उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया 1831 में। अभी ये न्यूक्लियस क्या होता है? वो सेल्स के बीच का सेंटर जो होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अभी तो जो माइक्रोस्कोप है वो एडवांस लेवल का हो गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। ओके, तो सेल थियरी बेसिकली 3 है, वो याद रखना है। पहला है जो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो होता है सेल्स होता है वो बेसिक यूनिट है, छोटी सी यूनिट है, इसके बिना हमारा लाइफ नहीं बन सकता। और सेकेंड है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने। जैसे हम बोलेंगे वॉल किससे बना हुआ है? ईंट से बना हुआ है, वैसे हमारा ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? वो सेल से बने हुए हैं। और सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका मतलब ये हुआ जितने भी सेल्स बने हैं वो पुराने सेल से ही नए सेल्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से जादू हो रहा है और नए सेल्स आ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वो पुराने सेल से ही बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 3 हो गया सेल थियरी। नेक्स्ट है कि ओके, तो ऑर्गेनिज्म है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या? यूनि मीन्स क्या होता है? एक, सिंगल, जिस बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक सेल से ही वो अपनी बॉडी बना ले रहे हैं। इसका एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास कैसा सेल होता है? एक सिंगल सेल, एक ही सेल होता है, उससे उनका पूरा बॉडी बन जाता है। लेकिन क्या हमारे में एक ही सेल का जरूरत है? नहीं, हमने देखा था कि हमें टिश्यू की जरूरत है, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत मिलियंस बिलियंस सेल्स चाहिए ना बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर। मल्टी मतलब बहुत सारे सेल्स की रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि हम हो गए, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स, प्लांट, फंगी, ये सब क्या है? मल्टीसेलुलर है। सो यूनिसेलुलर के एग्जांपल, बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है, अमीबा कुछ ऐसा दिख रहा है और पैरामीशियम ऐसा दिखता है। अभी आपको बस एग्जांपल देखना है कि बैक्टीरिया ये बस एक सेल से बने हुए हैं, अमीबा भी एक सेल से बना हुआ, पैरामीशियम भी कैसे बना है? एक सेल से बना हुआ है। ये दूसरा एग्जांपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर मींस बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया और कैसा हुआ? फंगी। ये सब कैसे है? मल्टीसेलुलर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। अभी हमने ऑर्गेनिज्म के टाइप्स देखे थे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द सेल्स। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव, उसके पास जो हमारा न्यूक्लियस होता है सेल्स के, जो सेंटर होता है उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए हम प्रिमिटिव। और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस होता है, डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास एज यू कैन सी हियर इसके ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन एनिमल्स में क्या होते हैं? उसमें न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इज द ऑर्गेनल हुज सेल कंटेन अ न्यूक्लियस विदिन अ मेम्ब्रेन लाइक अ ह्यूमन। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से होते हैं, इसलिए हम यूकैरियोटिक्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक समझ में आया? आगे हम डिफरेंस भी देखेंगे। ऐसा कुछ प्रोकैरियोट्स दिखाई दे रहा है और ये हमारा यूकैरियोट्स होते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें डिफरेंस क्या क्या है। ये बेसिकली हमारा न्यूक्लियस हो गया, जो न्यूक्लियस के ये साइड आप देख रहे चारों ओर मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और ये बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल, इसके पास कोई वॉल नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है कहीं भी घूमता रहता है सेल के अंदर, बट ये कहीं भी घूम नहीं सकते क्योंकि मेम्ब्रेन लगा होता है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि न्यूक्लियस के पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। और फिर हम डिफरेंसेस देखेंगे क्या क्या है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस है। अगर आप एग्जांपल देखें प्रोकैरियोट का, तो हमारा बैक्टीरिया लिया है, और यूकैरियोट में प्लांट, ह्यूमन, डॉग्स जो भी है वो जितने भी हैं वो हमारे क्या है? यूकैरियोट्स हैं। तो इसमें न्यूक्लियस देखें तो यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो एनिमल, प्लांट, फंगी, प्रोटिस्ट ये सब यूकैरियोट्स आते हैं, और प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया एंड आर्किया आते हैं। और साइज, अगर सेल साइज देखें तो ये लार्जर होते हैं और ये कैसा होता है? प्रोकैरियोट के स्मॉलर होते हैं। और ये डीएनए जो कि है फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन द लीनियर फॉर्म, और ये कैसे होते हैं? सर्कुलर फॉर्म डीएनए पाए जाते हैं। ये हम आगे अच्छे से देखेंगे, आप देख सकते हो कि ये डिफरेंसेज है, हमें आगे और समझ में आएगा कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि हमें अभी इतना नहीं पता है कि ऑर्गन्स में क्या क्या आ रहा है, तो आगे अच्छे से समझ में आएगा कि ये डिफरेंसेस क्या है। अभी बस इतना ही समझना है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, सॉरी यूकैरियोट होते हैं, और जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होते वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। अभी तो हमें इतना देख लिया टाइप्स ऑफ सेल्स और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं जो हमारे सेल्स जो बना होता है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं।
किससे, वो सेल्स किससे बना हुआ, क्योंकि उसके पास अकेले काम नहीं कर रहा है ना, उसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट है जो कि उसको हेल्प कर रहे हैं काम करने में। तो उसका पहला तो है ये जो आप देख रहे हो कि क्या है, मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाद आउटर लेयर जो होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये सारे क्या है, कंपोनेंट ऑफ द सेल्स। अब ध्यान से देख लो, अगर अभी एक बार में आप तो पहचान नहीं सकते कि इसका ऑर्गन इसको देख के नहीं पहचान कि गोल्गी बॉडी है, ये वैक्यूल्स है, ये लाइसोसोम है। अब बार बार इसको पढ़ोगे, देखोगे, अपने दिमाग में बिठा लो कि अच्छा गोल्गी बॉडी ऐसा दिखता है, वैक्यूल्स ऐसा दिखता है, लाइसोसोम ऐसा दिखता है, क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा दिखता है, न्यूक्लियस ऐसा दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिख रहा है, राइबोसोम ऐसा दिख रहा है। तो हमें याद हो जाएगा धीरे धीरे, एक बार में तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हम नए नए पढ़ रहे हैं, नए नए जितने सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये जितने भी ऑर्गन से क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये बहुत ब्यूटीफुली हमारा सेल्स है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये सारे इसके ऑर्गेनल्स हैं। एज यू कैन सी ये कितने अच्छे से हमारे बॉडी में रहते हैं और काम कर रहे हैं। ओके, अब हम फंक्शन पढ़ते हैं सारे के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हर जितने भी कंपोनेंट है सेल्स के, उसका काम क्या करता है। जो हमारे बीच का होता है, सेंटर में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। उसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, कंट्रोल द सेल एक्टिविटी कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल, जिसमें क्या होता है, डीएनए होता है। ओके, और दूसरा है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो सेल के आउटर साइड लगा होता है, जिसको सेल का अंदर की चीजें बाहर ना जाए, इसलिए उसके क्या बाउंड्रीज बना के रखते हैं। जैसे कि हमारे गेट के सामने हम गार्ड बैठा के रखते हैं ताकि बाहर ना जाए, ऐसे ही। तो हमारा क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, कंट्रोल द मोमेंटम ऑफ सबस्ट्रेट इन एंड आउट ऑफ द सेल, जितने भी बाहर जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं उस सबको कंट्रोल करके रखता है। और सेकंड है सेल वॉल, ये किसमें, बेसिकली सेल वॉल एनिमल में नहीं पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है। और जब सेल वॉल का काम क्या है, प्रोवाइड सेफ एंड प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट में। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सपोर्ट द ऑर्गन, जो जितने भी एरिया होते हैं सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, उसको सपोर्ट करता है ऑर्गन को, और केमिकल रिएक्शन का साइट होता है वहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। पावर हाउस ऑफ द सेल्स किसको बोला जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी, और इसी को हम एनर्जी करेंसी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। इसके बाद बहुत पैसे होते हैं, ये हमारे एनर्जी देता है। वो कहाँ से जब हमारा एनर्जी मिलता है, वो कहाँ कौन बनाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ये प्लांट में होता है। इसका काम क्या है, ये फोटोसिंथेसिस कराता है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि प्लांट के क्या होता है, फूड यूजिंग सनलाइट से फूड बनाता है। और नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये बेसिकली इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन को सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये पूछा जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो किसको करता है, लिपिड को करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक इसका काम क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराता है। नेक्स्ट गोल्गी एपैरेटस, वो किसमें, इसका फंक्शन क्या है, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन को मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है और पैकेज करता है और ट्रांसपोर्ट, अगर एक जगह से दूसरी जगह उस प्रोटीन को जाना है तो उसका काम कौन करता है, गोल्गी एपैरेटस। और नेक्स्ट है राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनते हैं वो बनाने का काम कौन कर रहा है, राइबोसोम्स कर रहा है। और नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, कि हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे समझ सकते हैं कि डस्ट है, डस्टबिन है, ऐसे उसमें डालते हैं, जैसे ये सारे कचरे को अपने अंदर लेता है और सुसाइड कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स बोलते हैं। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या होता है, स्टोरेज वाटर होते हैं और न्यूट्रिएंट होते हैं और वेस्टेज लार्ज। और हाँ, बेसिक डिफरेंस ये प्लांट और एनिमल में है कि ये जो प्लांट में होते हैं उसमें क्या वैक्यूल्स बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स में। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का काम क्या है, ये थिक जेली लाइक सबस्ट्रेट ऑफ द सेल्स है, आप रिवाइज कर लो। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या है, एटीपी प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स करता है। और ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें हमारा ग्लूकोज का सिंथेसिस कराता है, प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करता है। ये हमारा वैक्यूल्स होता है, इसका काम क्या है, स्टोरेज द कंटेनर ऑफ द सेल्स। और दूसरा क्या, लाइसोसोम, जो कि हमारा क्या काम करता है, सुसाइडल बैग कहलाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और अब है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। आप सब देख सकते हो, ध्यान से देखो ये दोनों स्ट्रक्चर को, क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले मेन बेसिक डिफरेंस है, ये जो हमारा होता है ये सेल वॉल होता है, जो मोटा वॉल है वो सेल वॉल है।
और इसमें जो एनिमल सेल्स में है उसमें सेल वॉल नहीं होते हैं। तो डिफरेंस हम देखते हैं क्या क्या होता है। न्यूक्लियस जो होते हैं वो दोनों में होते हैं, मेम्ब्रेन दोनों में मिलते हैं, राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है, वहाँ पे भी है। बट सेल वॉल बस किसमें है, प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। और क्लोरोप्लास्ट किसमें है, प्लास्ट, क्योंकि ये हमारा क्या फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस एनिमल में तो होता नहीं है, प्लांट में होता है। तो वो जो क्लोरोप्लास्ट है किसमें होता है, ओनली प्लांट में। और वैक्यूल्स क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा होता है, उसमें होता है, बट छोटा होता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है आगे हम उसके क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हम अभी जितना पढ़ा है क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहीं ना किसी भी एग्जाम में आता ही है। तो पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसने डिस्कवर किया था, सबसे पहले कौन से अंकल ने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स। कंट्रोल सेंटर में कौन होता है सेल्स के, कौन होता है, न्यूक्लियस। कौन सा होता है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which organelle is known as the powerhouse of the cells। किसको हम करेंसी ऑफ द सेल्स बोलते हैं, कहाँ से कैसे आते हैं, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम्स का क्या काम होता है, वो क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, राइबोसोम्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। सब प्लांट सेल के आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये एनिमल में नहीं होता, ये किस में पाया जाता है, बस प्लांट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटो, जिसमें हमारे लिक्विड वगैरह सारे रहते हैं, सेल्स के बीच के जितने भी एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which organelles is the responsible for the packaging and transport of the protein। कौन पैकेजिंग, कौन से पैक करके ट्रांसपोर्ट, कौन डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, ऐसे समझो, कौन डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो कौन है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, डिलीवरी बॉय, क्योंकि वो डिलीवर कर रहा है, पैकेजिंग वगैरह करके वो किसी और प्रोटीन को पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आता है एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम दोगे जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं वो यही सब आता है जो आपने अभी पढ़ा है। तो वो कौन सा होते हैं, सबसे बेसिक यूनिट क्या है हमारा, सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which organelle does photosynthesis occur। किसमें होता है, किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following found only in plant and not in the animal cell। कौन से इसमें से है जिसमें बस प्लांट में होता है लेकिन एनिमल में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी तो सबको चाहिए, ये दोनों में होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम कराता है, इस दोनों में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या, इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस कराना है। क्या एनिमल में होता है क्या फोटोसिंथेसिस, नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस ये सेंटर में होता है, ये दोनों में होता है। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन थे, चूंकि हमने अभी तक जितना पढ़ा वो उसमें से ही आएगा, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू।